यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी एंड changes with pressure, temperature, entropy and changes with Helmholtz function, and third law of thermodynamics and Joule-Thomson experiment। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है, याद रखें। अपने आज की वीडियो की हेडिंग है 20 पीवाईक्यूज, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट। तो ये अपना टारगेट है इसका। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड कि इसका स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ओर बात करते हैं। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है डेल्टा यू इक्वल्स टू, डेल्टा यू कह दो चाहे डेल्टा ई कह दो, ये इंटरनल एनर्जी का ही एक सिंबल है, क्यू माइनस पी डी वी। सेकेंड ऑप्शन है आपका डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, क्यू प्लस पी डी वी। तो राइट आंसर है इसका थर्ड। चलते हैं फर्स्ट लो के स्टेटमेंट की ओर। इसका जनरल स्टेटमेंट ये है कि इंटरनल एनर्जी से हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं, यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है। ये इसका जनरल स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट है डेल्टा जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन के लिए क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू होता है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है एंथैल्पी से रिलेटेड कि आपको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पीज कंबशन की दी हुई है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो कंबशन पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस के कंप्लीट ऑक्सीडेशन को बोलते हैं। उसके 1 मोल के लिए जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो कंबशन है। तो CO2 के कंबशन, कार्बन के कंबशन के लिए C+O2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन के लिए हाफ O2 रिक्वायर्ड होता है। ये दोनों इक्वेशन हमने लिखी और इन दोनों की कंबशन की एनर्जी आपको दी हुई है, दोनों की माइनस में दी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि अपने को फॉर्मेशन की CO चाहिए। तो कंबशन को फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इक्वेशन को एक्सचेंज करना होगा। इक्वेशन एक्सचेंज होते ही इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। C+O2 वाला साइन एज इट इज रहेगा माइनस में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इक्वेशन वो चेंज होने से साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्लस। यहाँ साइन का ही खेल होगा, साइन के अकॉर्डिंग ही आंसर कैलकुलेट को लिखना होगा। तो ये हमने इक्वेशन को एक्सचेंज कर दिया और ये इसके लिए वैल्यू ऑफ इट +283.5 माइनस 393.5 एंड 283.5 ये हो गई। और इक्वेशन बनने के बाद में कंपल्सरीली जो दोनों साइड में एक स्पीसीज है वो कैंसिल हो जाएगी, और अपने को मैथमेटिकली जो डिजिट है उसका स्पेसली साइन ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट वैल्यू -393.5 और सेकंड वैल्यू है 283.5, वो प्लस में है। रिजल्ट माइनस में ही आएगा, प्लस में। फोर्थ आंसर बिल्कुल नहीं करना है, कहीं इधर उधर ध्यान भी हो गया एग्जाम में तब आपका आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ये इक्वेशन तो आप सीधी रट ही लो। इसमें स्पेशली ध्यान दीजिए, रखना डेल्टा जी और डेल्टा एच में रिलेशन है और उसका टी के साथ इफेक्ट देखा हुआ है। तो डेल्टा जी यहाँ वाला ये पोर्शन सेकंड नंबर वाला ऑप्शन में से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए Q इक्वल टू 0 होता है। इंटरनल एनर्जी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, बट इसमें सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा ऑप्शन पे थोड़ा डाउट है कि डेल्टा V लेस देन 0 है। ये असत्य कथन सा लग रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है, बट हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, रियल गैस के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम का। इट मींस अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी कम या ज्यादा होती है तो वॉल्यूम भी कम ज्यादा होगा। इट मींस यहाँ सेकंड ऑप्शन भी सही माना जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डिलीटेड। रिजल्ट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो कंफर्म था कि राइट है। डेल्टा भी लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है और वो वॉल्यूम का फंक्शन होती है। तो डिलीट किया जा सकता है, डिलीटेड किया हुआ आरपीसी का क्वेश्चन, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है? ये 0 होता है। आपको लेके चलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट की ओर, जिसमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट पे हम स्पेशली ध्यान देंगे।
इसकी 3 कंडीशन होती है, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जीरो का मीनिंग कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं, पॉजिटिव का मीनिंग कूलिंग इफेक्ट, और नेगेटिव का मीनिंग हीटिंग के बजाय वो गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कूलिंग के बजाय हीट होती है। और इन गैसों में एग्जाम्पल के तौर पे है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एंड हेक्सेन। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करें हीटिंग का, तो जिसका जितना जूल थॉम्सन इफेक्ट नेगेटिव होगा उसका हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव जूल थॉम्सन इफेक्ट है हीलियम का, फिर नंबर 2 है हेक्सेन का, फिर 3 हाइड्रोजन का, फिर 4 नंबर नियॉन। ये चारों गैसें जो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, जूल थॉम्सन इफेक्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे शो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कूलिंग का। कूलिंग में सबसे ज्यादा पॉजिटिव म्यूजिटी किसका है, यानी जूल थॉम्सन इफेक्ट का पॉजिटिव होना सबसे ज्यादा ठंडा होना, नेगेटिव होना सबसे ज्यादा गर्म होना। ये आपको जो नंबरिंग हो रही है उन गैसों की नंबरिंग हो रही है। सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट एमोनिया का है और सबसे लेस कूलिंग इफेक्ट आपका ऑक्सीजन का है, क्योंकि इसका सबसे कम पॉजिटिव म्यूजिटी है। और लेफ्ट साइड में आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के कूलिंग इफेक्ट के लिए टेम्परेचर की रेंज 50 टू 150 केल्विन चाहिए, नाइट्रोजन के लिए 100 टू 650 चाहिए। ये जो ग्राफ है उस ग्राफ के लेफ्ट साइड में कूलिंग इफेक्ट से होकर राइट साइड की जो रेंज है, यानी प्रेशर आप बढ़ाओगे, एक्सेसिव प्रेशर है, तब उसका उस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ राइट आंसर आइडियल गैस के लिए होगा 0। पॉजिटिव होता है रियल गैस के लिए, नेगेटिव होगा हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन के लिए, जो आपको इस टेबल में राइट मार्क हाईलाइटिंग से दिख रहा है, रेड हाईलाइटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना एंट्रोपी चेंजेस। आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट से लेसन होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है 35.3 किलो जूल। इसका स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि टेम्परेचर है केल्विन में और ये किलो जूल पर मोल में है, तो इस किलो जूल का स्पेशली ध्यान रखना, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। 35.3 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 की इक्वल टू 10⁻³ होगा। एंड आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है क्योंकि एंट्रोपी की जो यूनिट होती है जूल पर केल्विन होगी। जैसे इस केल्विन से इस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को आपको डिवाइड कर देना है। 353 केल्विन होता है तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करके डिवाइड करेंगे, तो अपने पास केल्विन ये एंट्रोपी की वैल्यू 100 जूल पर केल्विन आ जाएगी। ठीक है, तो अपना जो अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव में कि पॉजिटिव में। पूछा है वेपर टू लिक्विड के एंट्रोपी चेंजेस, तो वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, वेपर की उससे ज्यादा, तो वेपर से लिक्विड की ओर चलेंगे तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। इट मीन जो 100 की आया है वो नेगेटिव में आना चाहिए। एंट्रोपी ऑलवेज लिक्विड वेपर टू लिक्विड जाएगी तो नेगेटिव आएगी, तो राइट आंसर इसका -100 होगा, नहीं कि +100। देखिए थर्मोडायनामिक्स के कोई भी जो न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होता है, बस साइन का ही लोचा चलता है। साइन रॉन्ग होते ही आपका हल्का सा सिली मिस्टेक हुई और क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं कि डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना कंपल्सरी है, और ये तभी हो सकता है अब डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव। हालांकि डेल्टा एच नेगेटिव होता है तब टेम्परेचर एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो कि नहीं, बट अगर डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तब टेम्परेचर भले ही हाई हो भले ही लो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर ऑलवेज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा एस नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। The formation of 1 mole of SO3, SO2 और O2 से दिया हुआ है। सबसे पहली बात इक्वेशन में देखो सारे के सारे गैसीय सब्सटेंस है ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी बॉम्ब कैलोरीमीटर में वैल्यू दी हुई एनर्जी की वैल्यू है 97,000 जूल। इट मींस बॉम्ब कैलोरीमीटर में ओनली इंटरनल एनर्जी ही कैलकुलेट होती है, सारे
सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट, ये सब्सटेंस है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी अपॉन आर टी का यूज होता है। या ये सब्सटेंस के लिए यही इक्वेशन यूज में आएगी, ये स्पेशली आप ध्यान रखना। तो यहाँ प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल्स के मोल है 1 एंड रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल्स के मोल है 1.5, तो ओवरऑल -1 हाफ रहेंगे। आपको आर की वैल्यू दी हुई है एंड केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये 1245 आता है जो 97,000। ये वैल्यू देखो एक्सोथर्मिक है, जिसे नेगेटिव में लेंगे आपको। लोचा थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल का साइन से ही होगा आपका, न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो -97,000 एंड -1245 से ऑप्शन नंबर आपका हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जो डिवाई टी क्यूब लॉ भी बोलते हैं हम। इसका मेन इक्वेशन ये है एब्सोल्यूट एंट्रोपी को डिटरमाइन करने का। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, तो CP/LNT के ग्राफ से कैलकुलेट होगी। दूसरी बात जो है वो टेम्परेचर की रेंज 0 to 15 केल्विन के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 पे CP की वैल्यू कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो अपने को 0 को एक्स्ट्रापोलेट करके कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद में मिनिमम 15 केल्विन तक अपने को चलना होगा। और CP इक्वल्स टू CV अबाउट इक्वल्स टू A T रेज़्ड टू पावर 3 होता है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो अब हम चलते हैं इनके ऑप्शंस की ओर। तो पहला ऑप्शन राइट है, जो कि मैंने बताया 0 से 15 के बीच में टेम्परेचर की रेंज होनी चाहिए। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी राइट है, CP अबाउट इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू A T रेज़्ड टू पावर 3। और फिर थर्ड और फोर्थ में आपको स्पेशली थोड़ा ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो ये बता रहा है कि जो एंट्रोपी है उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो CP और LNT से कैलकुलेट होगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है CP और T से कैलकुलेट होगा। तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट होना चाहिए। और ये आपको ग्राफिकली भी दिख रहा है, CP और LNT से कैलकुलेट होता है। एक्चुअल में ऑप्शन नंबर 3 राइट तो है, बट इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, अनट्रू स्टेटमेंट पूछा, तो वो फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है। इसमें आपको बताना है कि एंट्रोपी इंक्रीज कहाँ कहाँ होती है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू ए सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया, टेम्परेचर राइज करते हैं एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है। NaHCO3 का डिसोसिएशन होगा तो बड़ा मोलिक्यूल लार्ज मोलिक्यूल स्मॉल मोलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। H2 मोलिक्यूल H एटम में कन्वर्ट होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो आपको इन स्टेटमेंट में से वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने जिनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, वो है B, C एंड D। एक ही स्टेटमेंट जिसमें डेल्टा एस नेगेटिव, बाकी सब में पॉजिटिव। तो एंट्रोपी क्या है, ये एंट्रोपी का डिपार्टमेंट है इधर राइट साइड में जो आपको ऑफिस दिख रहा है। और रेंडमनेस डिसऑर्डर को बोलते हैं, तो डिसऑर्डर यहाँ BCD ऑप्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री का, जो हम क्वांटम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब की बात करेंगे। अभी फिलहाल आप हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला है वो रट लो, H इक्वल्स टू T प्लस V होती है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। T काइनेटिक, V पोटेंशियल एनर्जी, H टोटल है। तो टोटल को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हैमिल्टोनियन एनर्जी, ये सब बातें हम क्वांटम का देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में चुटकियों में सोल्व होगा। आइडियल गैस के लिए वैक्यूम में वर्क पूछा तो वो तो 0 होना है। और नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन जीरो किसके लिए, तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेफरेंस स्टेट में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, वो रेफरेंस स्टेट का अगर आपको पता होगा तब उनकी सबकी 0 होगी। और रेफरेंस स्टेट अभी भी आपने देखा टेबल से कि Br2 की लिक्विड होती है, बाकी Cl2 N2O2 की रेफरेंस स्टेट गैस है, तो सबकी 0 होगी। बट 298 केल्विन पे स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी नॉन जीरो होगी, जो अपना राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है कि नॉन जीरो पूछा है कि जीरो पूछा है, ट्रू पूछा है कि एंट्री पूछा है, ये थोड़ा केयरफुली अपने को पढ़ना हो।
बात आती है रेफरेंस और स्टैंडर्ड स्टेट। इसमें हल्का सा डिफरेंस है। रेफरेंस स्टेट का मीनिंग 25 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार के लिए दी जाती है। अब देखो कई बार दिक्कत हम ये मान लेते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। ना, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो वाटर की हीट ऑफ सॉरी ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है और कार्बन डाइऑक्साइड की पॉजिटिव। यहाँ स्टैंडर्ड एम्बेड टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की गई है, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। डेल्टा एच इसके लिए फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, आपको जो भी रिएक्शन पूछे उसी रिएक्शंस में आपको इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। इसका मीनिंग ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसका ऑपोजिट करना, ऑपोजिट करते ही साइन चेंज हो जाएगा। तो ऑपोजिट करके लिखेंगे हम ऊपर की जो दोनों इक्वेशन है सेकंड वाली इक्वेशन को। तो इसको आपने ऑपोजिट किया, ऑपोजिट करने पर इक्वेशन आएगी Hg2Cl2 कन्वर्टेड इनटू Hg एंड HgCl2 और साइन ऑपोजिट हो जाएगा। लोचा साइन का ही होगा थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स में, थोड़ा केयरफुली करना। ऊपर वाली इक्वेशन लिखे दी हम, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में से नेगेटिव गया तो अपने पास ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी 182.8, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ये जो सेकंड ऑप्शन है वो 182.8 होना चाहिए, जो 183.8 है। सो क्वेश्चन को डिलीट करना ही पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अभी जो मैंने आपको एसएटीपी और एसटीपी की बात बताई थी वही है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए मोलर एंथैल्पी एसएटीपी की कंडीशन अप्लाई होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर 1 बार के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। यहाँ 1 बार लिखा हुआ ना, तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 बार होता है। H2O2 गैसियस स्टेट में होती है। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी के लिए रेफरेंस स्टेट का आपको पता होना जरूरी है। बट फोर्थ ऑप्शन जो है ना एसटीपी, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है रेफरेंस स्टेट इज नॉट, रेफरेंस स्टेट में एसटीपी नहीं आएगी। 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिया जाता है, यानी वो अपनी नेचुरल कंडीशन में स्टेबल कब होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, एसटीपी नहीं लेते हैं। एसटीपी की कंडीशन अप्लाई करते हैं हम स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी के लिए या रेफरेंस स्टेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन स्टेट फंक्शन कौन से हैं, अवस्था कौन से हैं? तो ये मैंने आपके सामने स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शन लिखे हैं। दो ही टाइप के फंक्शन थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं, क्यू एंड डब्ल्यू, जिनको डेल और डी क्रॉस क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और स्टेट फंक्शन को ऑलवेज डेल्टा की फॉर्म में लिखा जाता है। तो कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। हीट एंड वर्क दो ऐसे वेरिएबल होते हैं जो राइट साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ है ना, हीट कैपेसिटी भी पाथ फंक्शन होगा क्योंकि हीट एक पाथ फंक्शन है। इस वजह से इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से स्टेट फंक्शन है। तो इसमें चारों के चारों स्टेट फंक्शन, तो अपना राइट आंसर 4 होना चाहिए। यहाँ कंपोजिशन का मीनिंग ये है कि इसका संगठन जो केमिकल पोटेंशियल रिलेटेड है और केमिकल पोटेंशियल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको डेल्टा एच देखिए, डेल्टा जी देकर और सॉरी डेल्टा जी पूछ रहा है, केल्विन में टेम्परेचर डेल्टा एच देकर, डेल्टा एच देकर। तो साइन का स्पेशली ध्यान रखना और किलो का, ये किलो मारेगा, किलो जूल और जूल, तो आपको जूल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में टेम्परेचर और डेल्टा एस की वैल्यू रख के रिसोल्व करना है। तो ये 75,000 या -75 किलो जूल पर किलो जूल आना चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन में -75 किलो जूल होना चाहिए, जैसे इसको भी डिलीट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कौन सा लॉ है जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो बताता है और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए बताता है ओनली? वो थर्ड लॉ थर्ड है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, ये ध्यान रखना। हम कहीं आंखें इधर उधर भी हो गई तो मान तो लिया थर्ड, और ऑप्शन नंबर 3 कभी सेलेक्ट कर मत देना, इसीलिए मिस्टेक अक्सर होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का है, जिसका फॉर्मूला T1 माइनस T2। T1 ऑलवेज सोर्स का होता है, T2 सिंक का होता है। सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है जिसे मैंने हॉट लिखा है, सिंक का टेम्परेचर लो होता है इसलिए मैंने कोल्ड लिखा है। T1 माइनस T2 अपॉन T1 इनकी फॉर्मूला ईटा के लिए है, ये ईटा या एप्सिलॉन उसकी एफिशिएंसी दी जाती है। तो टेम्परेचर यहाँ केल्विन में मेंशन करना है, तो सिंक का यहाँ दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन है, और आप जानते हैं कि ईटा कभी भी 100% नहीं हो सकती या 1 नहीं हो सकती, तो ये ऑलवेज ही लेस देन 1 या लेस देन 100% होगी। परसेंट को हमने हटाया तो 40 अपॉन 100 कर दिया, इधर 1 माइनस 300 अपॉन T1, 100 इस तरफ चला गया तो माइनस 60 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और जहाँ अपना आंसर आएगा 500 केल्विन। तो हमने 40% एफिशिएंसी वाले इंजन के लिए सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट किया 500 केल्विन। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एफिशिएंसी 50% करनी हो तो सोर्स का टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा। तो बस आपको एफिशिएंसी 50% करके फॉर्मूला सेम वो अप्लाई कर देना, 50 अपॉन 100 1 माइनस T1 कितना है, T2 कितना है सॉरी 300 अपॉन T1, तो सेम कैलकुलेशन अप्लाई होगी। यहाँ माइनस 50 माइनस 30,000 होगा और केल्विन आएगा 600। बट ऑप्शन में अगर 600 है तो आपको 600 नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंस पूछ रहा है। इतना आपको पहले के कंपैरिजन में चेंज करना पड़ेगा कि एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 50% हो जाए। तो ये हमने स्पीडली 20 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के सोल्व किए हैं। आपका जितना अच्छा फीडबैक रहेगा उतना हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।